नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CDP के 30 प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे CTET, UPTET, सुपरटेट, MPTEट सभी एग्जाम के लिए। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? क्या कह रहा है? सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया? जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की या हार्वर्ड गार्डनर? गार्डनर तो कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, तो ये दोनों ही इसमें नहीं है। अब दो व्यक्ति बचे हैं, एक जीन पियाजे हैं और दूसरे मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की, ठीक है मित्रों। तो सामाजिक जो रचनावाद है, इस पे बल किसने दिया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। रचनावाद तो है, यानी कि ज्ञान की रचना तो होगी, बालक द्वारा ज्ञान की रचना पियाजे ने भी बताई, वाइगोत्स्की ने बताई। लेकिन याद रखना, पियाजे ने बताया कि बालक है ना, ज्ञान की रचना व्यक्तिगत तरीके से करता है, यानी कि खुद स्वयं ही सीख कर करता है, ये तो बताया मित्रों पियाजे ने। जबकि वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से, या वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? समाज से, अपने बड़ों से, यानी कि अपने वयस्कों से या हमउम्र से सीख कर रचनावाद बालक करता है ना। तो सामाजिक रचनावाद बल किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। तीसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? व्यक्तिगत विभिन्नता ही है ना, टॉपिक है आपके बिल्कुल। इसका सम्मान करते वक्त, यानी कि इसका ध्यान रखते हुए एक शिक्षक कौन सा कार्य नहीं करेगा, एक क्या आशा नहीं की जा सकती है, मतलब कौन सा कार्य उसे नहीं करना चाहिए या नहीं करेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखेगा तो योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करेगा, ये कथन सही है। पाठ्यचर्या को समायोजित करेगा, ये भी कथन सही है। शिक्षण विधियों को समायोजित करेगा, ये कथन भी सही है, क्योंकि वो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है ना। तो इसमें मतलब वो क्या है, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, इनको भी उन बच्चों के अनुसार, जैसा उनका लेवल है, मानसिक स्तर है, उनके अनुसार पेश करेगा, प्रस्तुत करेगा, तो इनका ध्यान रखेगा, है ना। और योग्यता अनुसार, जैसे योग्यता, जैसे ये मंद बुद्धि का है, ये प्रतिभाशाली है, ये औसत है ना, अलग अलग समूह में भी विभक्त करेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, इसका मतलब क्या है? बच्चों को खुद का ही कह रहे भाई आप ही पढ़ो, है ना, स्वाध्याय के लिए उनको छोड़ दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो प्रतिभाशाली है ना, कौन से मित्रों? प्रतिभाशाली बालक, वो तो पढ़ लेंगे, ठीक है। औसत बालक है, सामान्य, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो मंद बुद्धि वाले बालक है ना, वो अपने आप नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे चौथा विकल्प सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखो, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई है, ठीक है, उनके द्वारा सुझाई गई या बताई गई, सुझाई गई या बताई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर, मैंने अभी पहले प्रश्न में चर्चा की थी, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बहुबुद्धि यानी कि कई प्रकार की बुद्धि, या जिसे दिमाग के फ्रेम कहा गया, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बुद्धि के कुल टोटल 9 प्रकार बताए थे दोस्तों। उन 9 में से बुद्धि की श्रेणी कौन सी नहीं है पूछ रहे? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल या व्यावहारिक बुद्धि, है ना, ये पूछ रहे। तो इनमें से बताओ देखे कौन सी नहीं है। तो मित्रों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रकृतिवादी कौशल, ठीक है। तो तीसरा जो विकल्प है वो सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे दोस्तों। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मित्रों, विकास और अभिवृद्धि से मोस्टली आपके प्रश्न आएगा, ठीक है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा कथन है? तो देखो, विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है इतना विकास होगा, सही है ना। यानी कि जिसे कह सकता हूँ कि विकास के बारे में दोस्तों भविष्यवाणी की जा सकती है, हाँ की जा सकती है ना। पूर्वानुमेय है मतलब भविष्यवाणी भी की जा सकती है, तो ये कथन सही है। हमें पूछा कौन सा असत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बिल्कुल चलता है। मैंने
जो 2-3 दिन पहले वीडियो डाला उसमें भी बताया था, एक उदाहरण दिया था मैंने कि जैसे एक 6 माह का बालक है मित्रों, 6 महीने का बालक है, वो क्या करेगा, किसी वस्तु को 2 हाथों से पकड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो 12 माह का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, वह उसी चीज़ को फिर एक हाथ से पकड़ने लगेगा, यानी सामान्य सी दृष्टि और विकास चलता है। सही है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन भी मित्रों सही है। लेकिन विकास कभी भी रेखीय नहीं होगा, इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी हमने ना। विकास एक ही रेखा में कभी नहीं होगा, या कह सकता हूँ विकास लंबवत नहीं होगा, रेखीय या लंबवत कभी नहीं होगा। तो होगा क्या, तो दोस्तों मेरे साथियों, विकास है वर्तुलाकार होता है हमेशा ना, इस प्रकार चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपके सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे दोस्तों। मनुष्य में बौद्धिक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में क्या पूछा है, बौद्धिक दांत है ना, बौद्धिक दांतों की संख्या। आपको पता है अगर मनुष्य की बात करें तो वैसे कहा जाता है कि 32 यानी कि 32 दांत, लेकिन सबके 32 दांत तो जरूरी नहीं। ठीक है, तो देखो बाल्यावस्था तक की बात करूं यानी कि 12 साल तक, बाल्यावस्था 12 साल तक होती है, तो मित्रों 12 साल तक प्रत्येक बालक के 28 दांत आ जाते हैं ना, 27 से 28 ऑलमोस्ट आ जाते हैं। अब अंतिम जो 4 दांत हुए ना, ये हर किसी के नहीं आते हैं। क्यों, इनका नाम ही क्या है, बौद्धिक दांत। पूछे कि मनुष्य के जो बौद्धिक दांत है वो किस संख्या पूछी है, तो संख्या हो जाएगी इसकी 4, 6, 5, 3 या 4। तो दोस्तों 4 होते हैं बौद्धिक दांत, यानी 28 और फिर ये 4 32, लेकिन हर व्यक्ति के नहीं होते हैं। यानी कि ये याद रखना, ये 4 दांत है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति के नहीं होंगे। और इनका निर्माण किस अवस्था में होता है, मैंने बता दिया 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था तक तो कितने दांतों हो जाएगा, 28। शेष जो 4 बचे वो कौन सी अवस्था में बनेंगे, किशोरावस्था में इनका निर्माण होता है मित्रों, याद रखना। ठीक है, चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 5 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। किस काल में सर्वाधिक वृद्धि होती है, अच्छा प्रश्न है, किस काल में सर्वाधिक वृद्धि होती है। देखो वृद्धि की अगर बात करूं मित्रों, तो वृद्धि का क्रम देख लो ना, वृद्धि का क्रम होता है तीव्र से मंद, तीव्र मंद फिर तीव्र, और वृद्धावस्था में तो नगण्य के बराबर है ना। यानी कि तीव्र से मंद, अगर वृद्धि की अगर पूछे कि क्रम क्या है दोस्तों, तो बता सकते हो तीव्र से मंद की ओर वृद्धि होती है। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि पूछे तो सर्वाधिक होती है शिशुकाल में। और हमने ये प्रश्न पहले भी देखा 2 दिन पहले के वीडियो में, वॉटसन महोदय थे जिन्होंने क्या कहा कि शिशुकाल में इतनी वृद्धि होती है कि अन्य अवस्था तुलना की अगर बात करें, अन्य अवस्थाओं की, इन अवस्थाओं की अगर बात करें तो इनसे ज़्यादा शिशुकाल में ही सीखने की सीमा या वृद्धि भी तीव्र होती है। तो पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं कितनी उम्र तक। हालांकि इस प्रश्न का जिक्र मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो वीडियो डाला उसमें कर दिया था जिक्र। 4 ये मुख्य संवेग होते हैं जो जन्म के समय शिशु में होते हैं। ये 4 मुख्य संवेग या जन्म के कुछ समय बाद होते हैं। तो ये प्रथम वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक ये चारों के चारों मुख्य समय शिशु में विकसित हो जाते हैं। अगर पूछे कि ये कथन किसने कहा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक था, ब्रिजेज। ठीक है, उस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन कहा था। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे दोस्तों। शानदार प्रश्न, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करते जाइए, क्लास को शेयर करते जाइए। किस प्रकार के अधिगम में अभ्यास का अधिक महत्व होता है दोस्तों, अभ्यास का अधिक महत्व किस प्रकार के अधिगम में होता है, अभ्यास का अधिक महत्व किस प्रकार के अधिगम में होता है, संज्ञान मूलक अधिगम, भावात्मक अधिगम, गत्यात्मक, या इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने कहा है कि अभ्यास किस में ज़्यादा होता है, यही कहा था मैंने, अभ्यास का अधिगम महत्व है। देखो संज्ञान मूलक जो अधिगम है ना मित्रों, इसमें तो जैसे कोई तथ्य फैक्ट होते हैं, माइंडली कॉन्सेप्ट है ना, उनको तो मस्तिष्क यानी मानसिक तौर पे सीखा जाता है, तो ये तो नहीं है। भावात्मक अधिगम, इसका दूसरा नाम संकल्पनात्मक अधिगम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो जो भावनाएं वगैरह, नियंत्रण है ना, संवेग वगैरह वो होते हैं, वो भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे होगा गत्यात्मक अधिगम, या जिसे कहेंगे क्रियात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम, यानी कि जिसमें करके सीखा जाता है, और अभ्यास में ही तो करके सीखा जाता है, यानी कि
आपका तीसरा जो विकल्प है ना, ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 9 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, जीन पियाजे डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पियाजे ने क्या बताया कि सीखने के लिए ये चीज़ आवश्यक ही आवश्यक है ना। पियाजे ने क्या बताया बताओ। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षार्थी के द्वारा सक्रिय खोजबीन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। दोस्तों, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, वयस्क जैसे सिखाते वैसे सीखते जाओ। अभी एक प्रश्न पे चर्चा की थी 2-4 प्रश्न पहले इसी वीडियो में ना, ये चीज़ तो वाइगोत्स्की ने बताई ना भाई, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना, तो ये नहीं होगा। तीसरा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि शिक्षक और माता पिता पुनर्बलन दे रहे। पुनर्बलन देने की बात किसने कही मित्रों? B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में की थी। ये भी नहीं होगी। 2 विकल्प बचे, तो ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये इसका उदाहरण नहीं है। शिक्षार्थी के द्वारा सक्रिय खोजबीन, कहने का मतलब एक ही है। पियाजे ने, मैंने अभी पहले भी बताया पिछले प्रश्न में, जो वाइगोत्स्की ने बताया कि सामाजिक समूह में सीखेगा लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सीखेगा, पियाजे ने कहा था। तो शिक्षार्थी, बच्चा, बालक, कोई भी मनुष्य व्यक्ति हो, वे क्या करेगा? अपने वातावरण या पर्यावरण के साथ में, अपने एनवायरनमेंट के साथ में दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं उन सब के साथ सक्रिय खोजबीन करेगा। ये पियाजे के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10, नार्सिसिज्म शब्द किसने प्रस्तुत किया। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न एक बार आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे पूरा याद नहीं है। नार्सिसिज्म जो शब्द है मित्रों, है ना, ये किसने प्रस्तुत किया था? सिगमंड फ्राइड, अल्बर्ट बांडुरा, जेरोम ब्रूनर या इसी टोलमैन। तो देखो सीधी सी बात है, पहले चीज़ तो जानना जरूरी है कि नार्सिसिज्म क्या है ना। आपको बता दूं, सिगमंड फ्राइड ने ये शब्द दिया था, है ना, सिगमंड फ्राइड ने। एक सिगमंड फ्राइड ने, आपको पता होगा, लिबिडो भी दिया। याद रखना, लिबिडो क्या है मित्रों? लिबिडो है मानसिक ऊर्जा का राग कहते हैं, यानी कि काम या यौन ऊर्जा का बल, उसे लिबिडो कहा गया। नार्सिसिज्म ये भी सिगमंड फ्राइड ने किया था, ठीक है। नार्सिसिज्म दूसरा नाम क्या है मित्रों? नार्सिसिज्म का दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं स्वमोह। स्व यानी अपने आप, और मोह यानी प्रेम। अपने आप से जब व्यक्ति, बालक प्रेम करने लगता है, खुद पे ही मोहित हो जाता है, इसे नार्सिसिज्म कहा है सिगमंड फ्राइड ने। और तीसरा, और कुछ 1-2 चीज़ें और बताई इन्होंने, वो क्या बताई मित्रों? वो इन्होंने बताई, एक तो ओडिपस ग्रंथि, है ना, जिसका विकास होता है लड़कों में, और एक पाई जाती है इलेक्ट्रा, जो पाई जाती है लड़कियों में, है ना। ओडिपस बॉयज़ में पाई जाएगी, लड़कों में, जो अपनी माँ से प्रेम करेंगे, पिता से हेट करेंगे, घृणा करेंगे। इलेक्ट्रा पाई जाती है गर्ल्स में, लड़कियों में, जिसमें वो अपने पिता से प्रेम करती है, माता से नफरत करती है। यहाँ विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है। शानदार प्रश्न मित्रों, समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न पहले पूछा भी गया है। कार्ल रोजर्स तो देखो एक सिद्धांत है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में कार्ल रोजर्स का नाम आएगा। कार्ल जुंग तो नाम आ जाएगा जब इन्होंने व्यक्तित्व के 2 बताए थे ना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए उसमें नाम आता है। लिंडग्रेन शिक्षा मनोविज्ञानिक इन्होंने 3 तत्व बताए, उसमें नाम आता है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा J.L. मोरेनो, जिसमें बालक के सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है। J.L. मोरेनो ने ऐसी समाज गतिविधि का ये प्रतिपादन किया था। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है दोस्तों, इसकी कौन सी विशेषता है? अभी मैंने बताया कार्ल जूंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मूल रूप से 2 बताए, फिर उनके शिष्य आए थे जिल्लर राइन, उन्होंने तीसरा बताया था उभयमुखी, ठीक है, जो दोनों का मिश्रण रहेगा। यहाँ पे पूछा अंतर्मुखी की कौन सी विशेषता है। समूह का नेतृत्व जो बाहर बैठेगा ना वो करेगा, यानी कि बहिर्मुखी करेगा। दूसरों के साथ हंसी मजाक ये चीज़ें भी कौन करेगा? ये भी बहिर्मुखी करेगा दोस्तों। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता, तो ये भी किसमें होगी? बहिर्मुखी में ना। अंतर्मुखी जो एकांत में रहेगा, जो कम बोलेगा, जो संकल्प होगा, बात बात पर संदेह करेगा, ज़्यादा चिंतन करेगा, ये अंतर्मुखी विशेषता होती है। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12 में। शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 पे चलिए। चिंतन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा प्रश्न, अधिगम और चिंतन का टॉपिक है आपके, ना, और चिंतन से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल आता है। सत्य कौन सा कथन इसमें नहीं है भाई? चिंतन के बारे में सत्य नहीं।
चिंतन, जब हम चिंतन करते हैं तो क्या व्यक्ति क्रियाशील होता है? बिल्कुल होता है भाई, उसका मस्तिष्क क्रियाशील होता है ना उस चीज को सोचने के प्रति, है ना। तो चिंतन व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है मित्रों, ये कथन सही है, जबकि हमें पूछा है सत्य नहीं है। चिंतन में पूर्व अनुभवों का उपयोग निहित रहता है, बिल्कुल सही है। हम चिंतन में जैसे सोचते हैं, है ना, तो सोचते हैं तो पूर्व अनुभव से रिलेटेड बाद में कोई और समस्या है वो सोचे तो उसमें पूर्व अनुभव सहायक होंगे, ये भी सही है। चिंतन सूक्ष्म से स्थूल क्या होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ये घुमा दिया, इसको उल्टा कर दिया। चिंतन सूक्ष्म से स्थूल कभी नहीं चलता, चिंतन चलता है स्थूल से सूक्ष्म, याद रखना। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। बाकी चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सही है। चिंतन स्वयं क्या है? चिंतन खुद एक मानसिक प्रक्रिया है, पहले बता दिया मैंने, मस्तिष्क इसमें क्रियाशील रहेगा। यहाँ मैंने बताया था मस्तिष्क क्रियाशील रहेगा। तो लेकिन ये प्रक्रिया कैसी है? जटिल है। चिंतन खुद जटिल है, लेकिन इसमें इसमें अनेक सरल मानसिक प्रक्रियाएं निहित रहती है, ये कथन भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तीसरा इसका उत्तर होगा जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, कौन सा कथन अभिप्रेरणा प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यानी कि सही नहीं है ना। ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, बिल्कुल प्रेरित होने पे व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, कथन सही है भाई। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, ये कथन भी क्या है? ये कथन भी सही है। और ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को तो प्राप्त करने में सहायता करती ही है, तीनों कथन सही है। हमें पूछा उपयुक्त नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल एक दो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं तो बिल्कुल चांस रहता है ना। ऐसे में आप तो बिल्कुल गलत कर सकते हो, जिसका पढ़ा हुआ नहीं वो, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर होगा। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, रचना, निर्माण, नवीनता, मौलिकता, सब चीजें एक ही है, मैंने बार बार बता रहा हूँ। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये याद रखना। कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा अनुचित है, कौन सा उपयुक्त है, ये सारी चीजें याद रखना। देखो, जो सृजनशील बालक जो रचनाएं करेगा वो जिज्ञासु भी तो होगा, जानने की इच्छा रखेगा, फिर जानेगा, बिल्कुल ये विशेषता है। सृजनशील जो रचना करेगा वो बहिर्मुखी तो होता ही है, अंतर्मुखी किसी प्रकार की रचना नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको तो सोचने सोचने से ही फुर्सत नहीं है भाई। एकांत में बैठेगा ना, किसी को पसंद ही नहीं करेगा वो, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, यानी कि उसमें साहस नहीं होगा। किसमें किसमें नहीं होगा? जो अंतर्मुखी होगा। लेकिन यहाँ कह रहे सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, गलत चीज भाई। वो रचनाएं कर रहा है, वो बाहर निकल के कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो साहसी होता है। तो यहाँ पे ये कथन गलत है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी, ऊंचे ऊंचे उसके महत्व रहेंगे ना, आकांक्षा ऊंची रहेगी, ये कथन सही है। तो कौन सा उत्तर हुआ? तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 16 पे। अभिवृद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य अनुचित है? अभिवृद्धि, वृद्धि, अभिवृद्धि एक चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य अनुचित है? अनुचित मतलब गलत है, मैंने बता दिया। अनुचित, उपयुक्त या अनुपयुक्त आ जाए, उचित या अनुचित आ जाए, सत्य असत्य आ जाए, सत्य नहीं है, असत्य है, ऐसे प्रश्न घुमा दिए जाते हैं, ठीक है। इनमें आप पहले बात इनकी पकड़ बनाओ, प्राथमिकता। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सही। अभिवृद्धि हमेशा मात्रात्मक ही होती है। अगर मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होगा तो वो क्या होगा? वो विकास होगा ना। अभिवृद्धि हमेशा मात्रा में होती है, सही है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, शरीर की तो होती है भाई, बिल्कुल सही है। बाकी विकास तो शारीरिक भी होगा, यानी कि वृद्धि विकास का हिस्सा है, तो विकास शारीरिक भी होगा, नैतिक भी होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, सभी प्रकार का ना। अभिवृद्धि मापनी होती है, बिल्कुल सही। अभिवृद्धि को माप सकते हैं, विकास को मापा नहीं जाता। अभिवृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कथन गलत है भाई साहब। अभिवृद्धि जीवंत पर्यंत नहीं चलती है, अभिवृद्धि तो एक निश्चित अवस्था तक चलती है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था तक की तो चलती है वृद्धि, उसके बाद थोड़ी ना वृद्धि होती है शरीर की। किशोर अवस्था या जिसे कहे कि परिपक्व अवस्था आ जाती है तब तक, ठीक है। जीवन पर्यंत जो चलेगी ना उसे बोलते हैं मित्रों विकास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दूसरा विकल्प है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखो, छात्रों में अधिगम, छात्रों में अधिगम क्या? छात्रों में अधिगम किस प्रकार होता है ना, जो ज्ञान को रटने से होता नहीं, ये रटना तो ये तो चीज़ अलग, गलत है भाई। पाठ्य पुस्तक को केवल पढ़ोगे तो भी केवल ज्ञान ही मिलेगा, तो उससे भी नहीं होगा। शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा या क्रिया करके, यहाँ आप उलझ जाओगे भाई, तीसरा करे या चौथा करे। देखो, शिक्षक ज्ञान के स्थानांतरण कर रहा है, मतलब जैसे कि पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा है ना,
वैसे वो क्या करेगा, मतलब बोल कर ज्ञान देगा, तो ये भी चीज़ नहीं होगी। इसके बजाय कौन सी, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी वो आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान मित्रों क्या है, अभी शिक्षा वर्तमान में बाल केंद्रित है। अगर पूछा जाए बाल केंद्रित से पहले कौन सी थी, तो याद रखना प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान थी। तो बाल केंद्रित है मतलब बालक हर चीज को क्रिया करके सीखे, क्रियाशील बने, सक्रिय बने। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। अच्छा प्रश्न है। प्रत्यक्ष समायोजन, देखो समायोजन के ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं ना, उनमें देखो दमन है, प्रतिगमन है और प्रक्षेपण है। ये तीनों के तीनों चीजें ना मित्रों, ये तो अप्रत्यक्ष है, याद रखना क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके हैं। लेकिन जो निर्णय और विश्लेषण है ना, ये इसका प्रत्यक्ष समायोजन तरीका है। चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 19 पे। पृथक कक्षाओं यानी कि अलग से एक्स्ट्रा क्लासेज लगा रहे हैं और संवर्धन कार्यक्रम कर रहे हैं, इनका प्रयोग किसके लिए होता है। प्रतिभाशाली बालक, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले, उपयुक्त दोनों, या सामान्य बालक। सामान्य बालक और निम्न शैक्षिक उपलब्धि वालों के लिए नहीं होंगे, है ना, तो उपयुक्त दोनों भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, एक्स्ट्रा क्लासेस किन के लिए लगाई जाएगी, संवर्धन कार्यक्रम किन के लिए किए जाएंगे, जो प्रतिभाशाली बालक है, यानी पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 19 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पे। हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में इतना ही लिखना है, हल ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया था, वो आज का आपका कमेंट का प्रश्न है, हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अब सिद्धांत जो भी दिया आप बताओगे, ठीक है। बाकी देखो इसमें कौन सी प्रक्रिया, सीखने की व्याख्या नहीं होगी, पुनः व्याख्या नहीं, व्याख्या पुनः व्याख्या है, ध्येय कर्मय तो अलग हो गया। सीखने की जो भी व्याख्या हुई है ना, उसका सबलीकरण, उसको मजबूत किया है हल ने अपने सिद्धांत से। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है, वरन यह कहीं अधिक। देखो सीखने को कह रहे हैं केवल ज्ञान को सीख लिया, केवल कौशल को सीख लिया, नहीं, ये चीज़ें नहीं, इसके अलावा और भी है। क्या है, व्यावहारिक जीवन में क्रियान्विति है, दृष्टिकोण में परिवर्तन है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, या व्यवहारगत परिवर्तन है। तो व्यवहार में परिवर्तन होना मुख्य रूप से किसे बोलते हैं, अधिगम को बोलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है, ये परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने, याद रखना। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 21 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। एक शिक्षक के लिए बच्चों की सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। एक शिक्षक है, वो बच्चों की सहायता कर सकता है, तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है मित्रों। क्या भाषण देकर कर सकता, नहीं, कभी भी बोलकर या सैद्धांतिक नहीं देगा, है ना, वो क्रियात्मक देगा, कभी भी ध्यान रखना। कोई भी सहायता नहीं देकर, ये तो पहले नेगेटिव हो गया, इसको हटाओ। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हमेशा नेगेटिव शब्द है, उनमें से द्वेष की भावना आ जाएगी एक दूसरे में बालक के प्रति, ना, ये भी गलत है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा और निर्देश देगा कि इस प्रकार इसे करो, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा कार्य को, ये सही है। दूसरा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 22। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, ये उदाहरण है। देखो एक छात्र है, अपने अध्यापक से सीख रहा है, क्या, समय की पाबंदी सीख रहा है, कि जिस प्रकार एक अध्यापक समय पे सारे कार्य करता है ना, समय का पाबंदी, उसी प्रकार भी उसको फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, मतलब उस चीज, उसका शिक्षक का बालक क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। अनुकरण वाला कौन सा अधिगम हुआ, ये किसको है, ये प्रेक्षण अधिगम ही तो है। मैंने जब 2 दिन पहले एक वीडियो डाला सीडीपी का, उसमें बताया मित्रों, प्रेक्षणात्मक अधिगम कह सकते हो, सामाजिक अधिगम कह सकते हो, निरीक्षण अधिगम कह सकते हो, अवलोकनात्मक अधिगम कह सकते हो, प्रेक्षण अधिगम का, है ना। बाकी वाचिक अधिगम, अधिगम अंतरण तो होता है एक स्थिति से सीखा दूसरे में प्रयोग करना, और कौशल अधिगम नहीं होगा। पहला विकल्प सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 में। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है, देखो देखे, प्रश्न संख्या 24 कहता है मित्रों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में प्रगति करनी है, तो ये तब हो सकती है जब हम क्या करें, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। सही लग रहा है। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए, ये इससे भी अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधि आयोजित कराए, ये भी सही हो सकता है। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दे, देखो गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। तो 4 में से सबसे पहले इस विकल्प को हटाओ। विकल्प काटना सीखो, हमेशा जब विकल्प काटना सीखोगे ना, बिल्कुल डेफिनेटली हर प्रश्न आपके सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि जो शिक्षण करवाते हैं ना शिक्षक, वो भी भगवान नहीं है, वो भी पहले कभी छात्र रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बस यही है कि टेक्निक अपनाते हैं कुछ, है ना। विकल्पों को काटना सीखिए, कौन सा नहीं हो सकता।
अब देखो नियमित रूप से गतिविधियाँ, यहाँ गतिविधियाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं नियमित रूप से प्रगति की जांच करो, यहाँ भी प्रगति की जांच करो, मतलब एक या दो में से रहेगा तो तीसरे को हटाऊंगा, काट दिया मैंने, गतिविधियाँ अलग चीज हो गई ना। प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, इसमें आ रहा है प्रगति नियमित रूप से जांच करें और साथ साथ में जांच करने के बाद अगर कहीं पे निदान है तो फिर उपचार भी करें, सुधारात्मक कदम उठाए। ये एक की जो विकल्प एक है उसकी जो तुलना में बेटर कौन सा विकल्प दो रहेगा भाई, है ना, ये इसका उत्तर है। आगे चलिए, यहाँ पे ये अपने आप हट जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में, छात्रों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। देखो एक छात्र है मित्रों, ये एक शिक्षक है, सॉरी एक शिक्षक है, वो विद्यार्थियों में क्या कर सकता है, जो सामाजिक मूल्य हैं उनको विकसित कैसे कर सकता है ना। उसमें यानी कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, अपने जो छात्रों को पढ़ाता है उनमें सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, उनको अच्छी शिक्षा कैसे दे सकता है। तो अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, महान व्यक्ति के बारे में बोलकर, हमेशा बोलकर नहीं सुनाया जा सकता, तो अच्छी कहानी सुनाकर ये भी हटा दूंगा मैं। सुनाने से या बोलने से फिर छात्र कुछ नहीं कर सीखते ना। अब दो चीजें, अनुशासन की अनुभूति को, अनुशासन तो फिर तो वही हो जाएगा, कड़ा अनुशासन रहेगा, दंड सजा हो जाएगी, गलत है। आदर्श रूप में बर्ताव करके, खुद करेगा, पहले खुद करके बताएगा, आदर्श रूप में सिखाएगा ना। चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, समेकित शिक्षा सबकी साथ में शिक्षा, समेकित भी बोल सकते हैं, इसी को दोस्तों समावेशी शिक्षा भी बोल सकते हैं, समावेशी, इसीलिए तो मैंने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समेकित शिक्षा इंगित क्या करती है, सामान्य बच्चों और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, ये एक समान सुविधा ही है, ठीक है। सामान्य और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल आया है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि है, या फिर सामान्य और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल। देखो पृथक स्कूल होगा तो ये समावेशी नहीं होगी। समावेशी मैंने एक चीज बताई, जब भी समावेशी या समेकित शिक्षा नाम आ जाए एक चीज ध्यान में रखो, सामान्य बालक यानी कि हमारे जैसे, प्लस विशिष्ट बालक, विशिष्ट सभी प्रकार के बालक होंगे, ये दोनों मिला लो बस। ये किस में मिल रहा है, एक समान सुविधा, यहाँ तो सुविधा ही है, पढ़ने की नहीं है ना। यहाँ पृथक स्कूल है, ये भी हट गया। एक समान शिक्षण विधि, ये शिक्षण विधि का यहाँ लिखा एक स्कूल, यानी जिसमें सामान्य भी पढ़ेंगे, भिन्न रूप से योग्य भी पढ़ेंगे, तो चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है एक दो एग्जाम में। एक देखो ये प्रश्न इतने अच्छे हैं मित्रों, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछ लिया। बोलो अब आप कहते हो कि सर सरल प्रश्न है, तो ऐसी कहने की गलती मत करना, ठीक है। अब कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। एबिंगोस, बर्थलोट, विलियम जेम्स या हैरिसन, तो वो था मित्रों एबिंगोस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबिंगोस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। एबिंगहोस ही वे मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले स्मृति का क्रमबद्ध या वैज्ञानिक अध्ययन किया था। पहला विकल्प सही है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। शानदार, दमदार, जानदार प्रश्न है भाई साहब, जबरदस्त प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ा होगा है ना, या पढ़ते होंगे आप व्यक्तित्व के टॉपिक का, वहां से प्रश्न है, ऐसा प्रश्न देखने को कम मिलेगा। तो सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक आ गया तो आर्थिक में व्यक्तित्व से वहां कोई मतलब ही नहीं है। सामाजिक आ गया, इसमें भी मतलब नहीं रहेगा। दार्शनिक तो हो जाएगा, जो आध्यात्मिक भक्ति संबंधित वो भी नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, शारीरिक की जगह दैहिक भी आ सकता है या फिर भौतिक भी आ सकता है, तब भी याद रखिएगा, ठीक है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का संगठन होता है, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 28 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। एक 10 वर्षीय बालक अपनी 5 वर्षीय बहन के जैसे व्यवहार करता है, तो ये क्या है। सतीपूर्ति, युक्तिकरण, प्रतिगमन या विस्थापन। मित्रों ये समायोजन तंत्र जो युक्ति है ना, उसका उदाहरण है। एक 10 साल का बालक है, अपनी 5 वर्षीय बहन, मतलब पीछे की एज में जा रहा है, इसका मतलब जो पीछे की एज में जाके व्यवहार करता है ना, मतलब क्या है कि पीछे की ओर लौटना, वो प्रतिगमन में तो होता है, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन उसमें होता है ना। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी सतीपूर्ति में तो जैसे कोई विकलांग है तो वो फिर विकलांगता के क्षेत्र में कमजोर है, हाँ, शरीर से कमजोर है, तो वो पढ़ाई में नौकरी लगा के पूर्ति कर लेगा, वो सतीपूर्ति हो गई। युक्तिकरण में जैसे अंगूर मीठे हैं, है ना, बस वही युक्ति दे देता है। विस्थापन, अपना गुस्सा जो मूल चीज है उससे हटाकर किसी दूसरे पे निकालना, वो विस्थापन होगा। फिलहाल यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 29 में।
चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ किसके निबंध के उद्धरण से होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज हिंदी आई है, इंग्लिश में बोला जाता है एनसीएफ 2005। दोस्तों एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज, ठीक है। जो विद्यालय शिक्षा है ना, उसका अब तक का सबसे नवीन दस्तावेज ये है, सबसे न्यू, ठीक है। सबसे नवीन दस्तावेज कौन सा है? विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नया या नवीन दस्तावेज तो एनसीएफ है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये मित्रों, है ना। ये सबसे नवीन दस्तावेज वाला वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसका प्रारंभ है ना किसके निबंध के उद्धरण से होता है? जवाहरलाल नेहरू नहीं है भाई, गांधी जी भी नहीं है, लाल बहादुर भी नहीं है, तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पढ़ा होगा आपने, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध था, उस निबंध से प्रारंभ इसका होता है ना। अब वो निबंध कौन था वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो आपका आज का कमेंट का दूसरा प्रश्न रहेगा भाई, कमेंट करना उसकी। तो दोस्तों ये थे आज के सीडीपी के 30 सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी सिलेबस में पूरे प्रश्न है, उनके भी सिलेबस में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।